Morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका असाइनमेंट नंबर 79 बोथ मीडियम हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश के लिए एक ही टॉपिक है। टॉपिक है आपका कॉजेज ऑफ ग्रेट रिवोल्ट, महान विद्रोह या विशाल विद्रोह के प्रमुख कारण। ये लेसन नंबर 11 से है, आपका लेसन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कॉजेज ऑफ 1857 ग्रेट रिवोल्ट, इसमें जैसे कि हम इसके इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 1857 के 1857 की क्रांति के विषय में हम खूब अच्छे से जानते हैं। हमारे देश के अंदर 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी घटना के रूप में हमारे सामने आती है और उससे हमारे इतिहास के अंदर एक कुछ योद्धाओं के नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए और एक ये बात भी है कि इसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। अंग्रेज़ हमारे भारतीय लोगों को इतने तवज्जो नहीं देते थे, इतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब ये 1857 की क्रांति हुई तो उनको भी एहसास हो गया कि ये लोग भी विद्रोह कर सकते हैं और एक पासा पलट सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियाँ, कौन कौन सी परिस्थितियाँ इस क्रांति के लिए जिम्मेदार रही? जैसे कि सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात है कि इसको स्टार्ट करने के लिए 31 मई 1857 का दिन सुनिश्चित किया गया था, लेकिन इसकी स्टार्टिंग कुछ समय पहले 10 मई से ही इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। तो ये काफ़ी पहले से स्टार्ट होने की वजह से पूरी तैयारी के साथ नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से ये उतना सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन एक बात ये भी है कि हम जितनी भी ये सफल रही उसको हमें इसको असफलता की तरफ नहीं मानना चाहिए, असफल नहीं मानना चाहिए। ये हमारे जीवन के अंदर या हमारे एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये एक बड़ा प्रयास था भारत की आज़ादी को प्राप्त करने का और इसके ज़रिए हमारी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रवाद की जो भावना है मजबूत होती चली गई और लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक जुनून विकसित हो गया। इसके बाद सबसे पहला टॉपिक आपका पॉलिटिकल कॉजेज़, राजनीतिक कारण कौन कौन से रहे? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, जिसके ज़रिए विभिन्न छोटी छोटी रियासतों को उन्हें संरक्षण देने के मकसद से अपने साम्राज्य के सहयोगी बना लिया और उस अंग्रेजी साम्राज्य का एक रेजिडेंट, एक अधिकारी उसके दरबार के अंदर छोड़ दिया गया। और इसके अलावा सहायक संधि के तहत उसको कोई भी नया शासक जो भी सहायक संधि से जुड़ता है उसको बोला गया कि आपको अपनी कोई अलग से मतलब जो आप सेना रखते हैं उसकी पेमेंट जो है आपको करनी होगी और जो सेना है वो किसके काम आएगी? ब्रिटिशर्स के काम आएगी। और उनका मानना था कि अगर बाहर से हमला होता है तो हम आपकी मदद करेंगे। इस तरीके की बात लॉर्ड वेलेस्ली की थी। इसमें भी धोखेपूर्ण नीति थी, अच्छी नीति नहीं थी और भारतीय शासकों पे एक तरह से पहरा बैठा दिया गया, उसको कंट्रोल कर दिया गया। नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति। इसके तहत जितने भी भारतीय शासक थे उनका अगर अपना खुद का बच्चा नहीं है तो वो गोद लेने का जो उनका हक था वो इन्होंने छीन लिया। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति से जिन्हें जाना जाता है और इसके तहत सतारा, नागपुर और झांसी इस तरह के जो अवध, इस तरह के शासक ये राज्य जो हैं वो अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिए गए थे। बहुत धोखेपूर्ण नीति से इनको मिलाया गया। इनके शासकों को बहुत अधिक गुस्सा आया, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ कर के नेतृत्व का काम किया। इसके बाद है पेंशन ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब की पेंशन उसको मिलती थी। नाना साहिब की पेंशन अंग्रेज़ों ने रोक दी, जिसकी वजह से नाना साहिब भी इस क्रांति के अंदर एक सक्रिय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की और यूपी के अंदर जो अवध का इलाका है वहाँ भी, और कानपुर के खास तौर पे इनका जो केंद्र था वो कानपुर रहा है। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया। नाना साहिब ने बेगम हज़रत महल जो कि अवध के शासक की वाइफ थी, बेगम हज़रत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, उनकी भी नाना साहिब ने मदद की थी।
रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको गोद लिया हुआ पुत्र जो उनका था उसको परमिशन नहीं दी गई, उनके राजपाट को धोखे से मिलाया गया। सर जनरल ह्यूरोज के साथ में लड़ते हुए महारानी वीरगति को प्राप्त हुई और उनकी वीरता के जो चर्चे हैं आज तक भी पुस्तकों के अंदर देखने को मिलते हैं। और यूरोपियंस ने भी, ख़ास तौर पे अंग्रेज़ों ने भी ये माना कि यहाँ की ये महिला है बहुत ही एक तरह से मर्दानी की तरह इन्होंने जंग जीती। जमींदार एंड चीफ वर रिबेलियन, जमींदार लोगों के साथ भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। जमींदारों को जो पहले ज़मीनों के मालिक होते थे अब धीरे धीरे करके उनकी ज़मींदारियाँ नीलाम होती जा रही थी। स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी उसमें अधिकतर ज़मींदारियाँ नीलाम होने की वजह से ज़मींदार भी नाराज़ हो गए और किसान भी पूरी तरीके से नाराज़ था क्योंकि उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा थोप दिया गया था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालेंगे। इसके अंदर औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के तहत जो कच्चा माल आता है उसको औपनिवेशिक राष्ट्रों से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और जो तैयार माल है वो उसी के मार्केट में बेचने की कोशिश होती है। ठीक ऐसा ही इंडिया के अंदर भी हुआ। इसमें औद्योगिक क्रांति के अंदर जो तैयार माल था वो यहाँ बिकने आया, उस पर स्टाम्प ड्यूटी हटा दी गई, वो सस्ता बिका। इधर सस्ता बिकने की वजह से और वो मशीनों से तैयार माल था, उसकी क्वालिटी ज़्यादा सुंदर दिखती थी, लोगों का आकर्षण उसके प्रति पैदा हुआ और वही चीज़ हमारे भारतीय बाज़ारों के अंदर बिकती थी। हमारे यहाँ के दस्तकार, यहाँ के बुनकर, उनकी वस्तुएं नहीं बिकती थी, जिसकी वजह से उनका जो वस्त्र निर्माण उद्योग था वो पूरी तरह से जो छोटा लघु उद्योग की जो श्रेणी में आता था उसको पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भारतीय दस्तकार, बुनकर ये बर्बाद हो गए। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर इंडिया का शोषण अधिक से अधिक किया। इसके बाद ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ट्रेड, ब्रिटिशर्स ने ट्रेड की एक इस तरह की पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई थी कि वे भारत से कोई भी एक ऐसा तरीका निकालना चाहते थे जिसके ज़रिए उनके पास पैसा इकट्ठा होता रहे। भारत के साथ में व्यापार बहुत पुराने समय से चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भी व्यापार था। तो जो वस्तु यहाँ से जाती थी इंग्लैंड तो उन्होंने उस पर टैक्स लगाया। जो वस्तु यहाँ से अगर इंग्लैंड पहुँचती है तो उस पर टैक्स लगने की वजह से वो महंगी हो गई, उसको वहाँ के आम जनता उसको खरीद नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड से कोई तैयार माल उसको इंडिया के अंदर बेचना है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी हटा दी गई, तो इस वजह से बहुत मतलब वो चीज़ सस्ती हो गई। मशीनों से बना हुआ माल था, भारी मात्रा में लाया जाता था और वो आसानी से यहाँ पे बिक जाता था। दोनों तरीके से भारत के साथ में नुकसानदायक पॉलिसी को अपनाया गया। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जमींदार एंड रैयत, जमींदार और रैयतों के साथ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, यो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड हैवी टैक्सेस, और जो करों का बोझ था वो भी बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, जैसे कि हम स्थायी बंदोबस्त के अंदर देख सकते हैं। करों की ज़्यादा दर की वजह से किसान टाइम से पेमेंट नहीं कर पाते थे और उसकी कहीं ना कहीं उसका असर ज़मींदारों पर भी रहता था क्योंकि ज़मींदार की ज़मींदारियाँ नीलाम हो जाती थी। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, सामाजिक और धार्मिक कारण 1857 की क्रांति के। इसमें क्रिश्चियंस मिशनरीज, ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया। हिंदू धर्म का उन्होंने उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी और ईसाई मिशनरी के लोग लालच भी देते थे और लोगों से बोलते थे कि आप ये मतलब किसी भी तरीके से आप इस धर्म को ग्रहण कीजिए, ईसाई धर्म को। और उसके बाद उनसे आश्वासन ये भी देते थे कि अगर उन्होंने अपने लाइफ में कोई पाप कर रखा है तो उस पाप को भी माफ़ किया जा सकता है। इसके बाद है विलियम बेंटिक रिफॉर्म्स, विलियम बेंटिक के द्वारा कुछ समाज सुधार के कार्यक्रम हमारे यहाँ पर अपनाए गए थे। उन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास किया जिसके ज़रिए विधवाओं की शादियाँ फिर दोबारा से होने लगी और सती प्रथा को भी बैन कर दिया गया। तो इस तरीके से दोनों जो रोकथाम वाली गतिविधियाँ उनके शासनकाल में हुई तो उसको लेकर के हमारे समाज के अंदर जो रूढ़िवादी वर्ग था वो बहुत ही ज़्यादा उनसे चिढ़ गया था और उसको गलत मानता था, इसलिए वे लोग भी ये सामाजिक और धार्मिक कारणों के अंदर ये भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट है कंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस लोग पूरी तरह से अंग्रेजी समुदाय से या फिर अंग्रेज़ों से नाराज़ रहते थे, वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि ईसाई लोग ये यहाँ पे प्रशासन जमा के और सिर्फ ये करना चाहते हैं कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और हमारे यहाँ पे राजनीतिक नियंत्रण भी जमा के रखना चाहते हैं।
क्रिश्चियंस क्रिटिसाइड हिंदू स्क्रिप्चर्स, ईसाई लोग हिंदुओं की मूर्तियों को आलोचना करते थे, हिंदू के देवी देवताओं की मूर्तियों की आलोचना करते थे, जबकि हमारे यहाँ के लोगों की वे आराध्य मूर्तियाँ होती थी जिसकी वो पूजा उपासना करते थे। इस चीज़ को वो सहन नहीं कर सकते थे। हमारे यहाँ के हिंदू या मुस्लिम जो भी वर्ग हमारे यहाँ है, अगर वो स्क्रिप्चर्स को मानता है, उनकी पूजा करता है, तो वो लोग उसकी आलोचना करते थे कि ये गलत करते हैं। मिलिट्री कॉजेज़ के अंदर ये आएगा सैन्य कारण कौन कौन से रहे। मेजर सूबेदार से बड़ा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था, आम तौर पर नहीं दिया जाता था। उनकी पेमेंट के अंदर भी जो वेतन मिलता था अंग्रेज़ सिपाही को और भारतीय सिपाही को, तो उसमें भी फ़र्क किया गया था। अगर भारतीय सिपाही ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए पनिशमेंट बिल्कुल ज़रूरी था, उसको पनिशमेंट देते थे, उस पर जुर्माना करते थे। लेकिन अगर अंग्रेज़ किसी ऑफिसर ने या फिर कांस्टेबल ने कोई गलती की है या अपराध किया है तो उसको माफ़ कर दिया जाता था। उनकी यानी अंग्रेज़ सिपाहियों के मुकदमे अलग से उनके लिए जजेस होते थे, गोरे जज जो होते थे उनसे सुनवाई कराते थे, और भारतीय सिपाहियों के जो मुकदमे थे वो गोरे जज सुन सकते थे। लेकिन भारतीय जो गोरे श्वेत जो लोग होते थे या गोरे जो लोग थे अंग्रेज़, उनके मुकदमे भारतीय जज नहीं सुन सकते थे। ये फ़र्क रखा गया और ये बहुत गलत लग रहा था लोगों को। और इसकी मिलिट्री कॉजेज़ के अंदर एक ये रीज़न भी हम लिख सकते हैं कि विभिन्न तरीके से यानी आपस में समाज के अंदर हो रही बदलाव की वजह से, समाज के अंदर वैमनस्य या विषमता की वजह से, जो कि अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पनप रहा था, उसको महसूस कर लिया था भारतीय सैनिकों ने, और उन्होंने वो उसके अंदर वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे, जिसकी वजह से मिलिट्री कॉजेज़ सामने आता है। मिलिट्री कॉजेज़ के अंदर हम और क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर सैन्य कारणों के अंदर लोगों के साथ में जो भारतीय सिपाही होते थे उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं था। अंग्रेज जो अधिकारी थे वो उनको गाली गलौज करते थे, पशु तुल्य मानते थे, इज्जत नहीं देते थे। इसके बाद है इमीडिएट कॉजेज़ में भी सैन्य कारण को इससे अटैच करके मान सकते हैं। इसमें चर्बी वाले कारतूस जो हैं इसके रीजन का कारण बने। इसमें सूअर और गाय की चर्बी की अफवाह उड़ा दी गई थी और उनको मानना था कि जो मुंह से छील करके कारतूस बंदूक में लगाया जाता है तो वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के धर्म को धर्मभ्रष्ट करने के लिए किया गया है। और ये सोची समझी चाल अंग्रेज़ों की नीति थी कि वो किसी भी तरीके से इनका धर्मभ्रष्ट कराएं। और इस बात से भारतीय सैनिक चिढ़ गए और उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया। ये सभी टॉपिक आपके इस 1857 की क्रांति के रीजन बने हैं। ये राजनीतिक कारण हैं, ये आर्थिक कारण है, सामाजिक और धार्मिक कारण है, और ये आपका सैन्य कारण है, और ये तात्कालिक कारण है। तात्कालिक होता है बिल्कुल करंट में जो जब स्टार्ट हुई तो उस समय क्या रीजंस बने। धन्यवाद। इसके अंदर एक बार फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति, नाना साहिब की पेंशन को बंद करना, रानी झांसी से उसका राजपाट छीन लेना, जमींदारों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनकी जमींदारियों को नीलाम करना, और जो सरदार होते थे नेता लोग उनके साथ भी अच्छा व्यवहार ना करना, तो उसकी वजह से वो विद्रोही हो गए थे। इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर हम देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति। उसके औद्योगिक क्रांति की वजह से होड़ मची हुई थी सभी यूरोपियन राष्ट्रों के अंदर, अधिक से अधिक लोगों को गुलाम बनाया जाए, उनसे पैसा वसूल किया जाए, शोषण किया जाए लोगों का। तो जो एक्सप्लॉयटेशन था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे देखने को मिला। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ ट्रेड, ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी जो ट्रेड को लेकर के थी वो इस तरह की थी कि भारतीय लोगों को हमेशा वो घाटे की स्थिति में रखना चाहते थे। भारतीय बुनकर दस्तकार सब बर्बाद हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा मिलता चला गया। एक्सप्लोटेशन ऑफ जमींदार के अंदर जमींदार का शोषण किया गया, रैयत का शोषण किया गया और बहुत भारी टैक्स उन पर लगा दिया गया। सामाजिक और धार्मिक कारणों के अंदर ईसाई मिशनरियों पे डाउट किया गया कि ये लोगों का धर्म भ्रष्ट करा रही हैं, लोगों को गलत भ्रमित करती हैं। ये आम जनता में मैसेज चला गया। विलियम बेंटिक ने जो समाज सुधार के काम किए उसमें खास तौर पे विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा को लेकर के लोगों में रोष पनप गया।
क्योंकि उन्होंने इनकी रोकथाम की थी। भारतीय रूढ़िवादियों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस, ये भारतीय लोग, इससे असंतोष लोगों के अंदर मौजूद था। वो विभिन्न परिस्थितियों की वजह से, विभिन्न कारणों की वजह से मौजूद था। जो क्रिश्चियंस थे वे हिंदू मूर्तियों की आलोचना करते थे, जो कि भारतीयों को या हिंदू समुदाय के लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी। मिलिट्री कॉजेज़ के अंदर हम देख सकते हैं कि अंग्रेज़ सिपाहियों में और भारतीय सिपाहियों के अंदर बहुत दिन रात का अंतर रखा जाता था। भेदभाव करते थे उनके साथ, उनके वेतन में, उनके पोजीशन में, उनके पदों को पदोन्नति के अंदर इस तरह के का मतलब भेदभाव करने की कोशिश करते थे। अंग्रेज़ सिपाही का जो है उसके बारे में, अंग्रेज़ सिपाही का मुकदमा सुनने के लिए भारतीय जज उसकी मुकदमा नहीं सुन सकते थे, लेकिन भारतीय सिपाही का जो है यूरोपियन जज उसके बारे में, उसके मुकदमे को सुनवाई कर सकते थे। तो ये भेदभाव वाली बात थी और ये इनको बुरा लगा। तात्कालिक कारणों में चर्बी वाले कारतूस इसके जो है 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग के कारण बने। धन्यवाद।